मैनेजमेंट जुड़ेंगे और इसके बाद LTI माइंडट्री के मैनेजमेंट से हम करेंगे चर्चा। दोनों ही कंपनीज की पहली तिमाही के नतीजे आ गए हैं। पॉलीकैब के नतीजों पर दबाव दिखा है, वहीं कंपनी के आगे के ग्रोथ आउटलुक और क्षमता विस्तार समेत कई मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलीकैब के CFO गंधर्व जी और साथ ही पॉलीकैब के CMD इंदरजय सिंहानी जी। लेकिन चर्चा से पहले आइए कंपनी के सफर पर एक नजर। पॉलीकैब इंडिया के इंदर जी और साथ ही गंधर्व जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ET Now स्वदेश पे और बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो गंधर्व मैं आपसे समझना चाहूँगी क्योंकि जो कंपनी के इस बार नतीजे आते हुए दिखे, हालांकि इस बार आय में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, पर साथ ही आपके EBITDA और प्रॉफिट फिगर में गिरावट ज़रूर रही। क्या आप हमें बता सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स जो हैं इस पूरे नंबर्स में कंट्रीब्यूट करते हुए दिखे और ये जो गिरावट हमने देखी है आपके प्रॉफिट फिगर और EBITDA में, उसके पीछे के कारण क्या रहे? नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमें आपके कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। आपने सही कहा, हमारा रेवेन्यू काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट ये पहली तिमाही है जहाँ पे हम लोगों ने कंपनी के इतिहास में सबसे अच्छा काम किया है। हमारा कुल कारोबार लगभग 4,700 करोड़ रुपए के आसपास था और सारे बिजनेस वर्टिकल, केबल एंड वायर, FMEG और EPC तीनों ने अच्छी बढ़ोतरी दर्ज करी है। अगर मैं केबल एंड वायर की बात करूं, केबल एंड वायर ने लगभग 11% बढ़ोतरी दर्ज करी है। एक्सपोर्ट्स बिजनेस में हमें थोड़ी सॉफ्टनेस मिली है, पर इंस्टीट्यूशनल बिजनेस ने इंडिया में अच्छी बढ़त दर्ज करी है। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस अप्रैल और मई महीने के लिए बहुत अच्छा था, जून महीने में वहां पे भी थोड़ी सॉफ्टनेस देखी है। FMEG बिजनेस ने, जैसा आपने देखा, इन जनरल सब कैटेगरीज में ग्रोथ दर्ज करी है और EPC बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ दर्ज करी है जो RDSS प्रोजेक्ट करने के चक्कर में। इस वजह से हमारा टोटल मार्जिन में थोड़ा सा बदलाव आया है। करीब 13% के आसपास का हमारा इस समय EBITDA मार्जिन चल रहा है और हमें लगता है कि आगे के क्वार्टर में हम मेंटेन कर पाएंगे और इसको इम्प्रूव कर पाएंगे धीरे धीरे। ऑलराइट परिंदर, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी क्योंकि कंपनी ने पहले ही अपना एक लक्ष्य घोषित किया था जहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट्स की जो आय है वो आप चाहते थे कि 10% तक आपकी ओवरऑल इनकम में कंट्रीब्यूट करे वित्तीय वर्ष 2026 तक। पर इस क्वार्टर अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट्स में गिरावट ज़रूर देखने को मिली है, लगभग 5.5% का कंट्रीब्यूशन रहा है जो कि पिछली बार 8% था। तो क्या आपकी जो गाइडेंस है एक्सपोर्ट्स के आय को लेकर वो इंटैक्ट है और आने वाले समय में आप कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज पर फोकस करेंगे जिससे आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखे? अभी टेम्पररी जो है थोड़ा मार्केट बिकॉज ऑफ फ्रेट भी बहुत बढ़ गए हैं एक्सपोर्ट के, तो जो बेसिकली एक्सपोर्ट है उसके लिए ये महीना ये क्वार्टर की तकलीफ है। पर हम लोग सब एरिया में काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग विद न्यू एरियाज ऑफ अफ्रीका आल्सो एंड ऑलरेडी वी आर डूइंग US, स्पेन, सब हम कर ही रहे हैं। पर हमारे माइंड में हमारे को एक्सपोर्ट की ग्रोथ हमेशा
we should do minimum 10% of our turnover of the export. So we are continuous doing, and now we are bifurcating the markets, EPC separately, OEM separately, and distributor network separately. So we are creating 3 division कि सब लोग उसके पीछे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी EPC कॉन्ट्रैक्टर है उनको पकड़े। ऑयल एंड गैस में सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी काफी सब जगह बढ़ रही है, तो ग्रीन एनर्जी हमारी वैसे भी हमारी केबल की एंड अदर प्रोडक्ट की हमारी मास्टरी है, तो हम उसमें भी काफी डिमांड है, तो वी आर कैचिंग मोर बिजनेस, and I think so slowly we'll grow at least by 1 or 2% more in coming years, and we want to reach at least 13-14% of our sales of the export. ऑलराइट, पर घर जी, अगर हम आने वाले समय में आपके आउटलुक को समझना चाहें तो आय और EBITDA मार्जिन्स में किस तरीके का सुधार या फिर ग्रोथ आप देख रहे हैं वित्तीय वर्ष 2025 में? अगर वहाँ पे कोई नंबर्स हैं तो वो भी बताइए, किस तरीके से फैक्टर इन करें उसे। जैसे आपको मालूम है, हमने 2021 में प्रोजेक्ट लीप जो एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है उस पर काम चालू किया था, और जब हमने सोचा था कि जो हमारी सालाना उस साल में जो रेवेन्यू था 9,000 करोड़, वो 26 तक करीब 20,000 करोड़ पहुंच जाएगा। 3 साल बाद फिस्कल 24 के अंदर हमारा टॉप लाइन करीब 18,000 करोड़ का था। इस साल में हम हमारी गाइडेंस को रिवाइज करेंगे, क्योंकि अभी 20,000 करोड़ हमें लगता है कि हम FY26 या उससे पहले ही अचीव कर सकते हैं। ये कहने के बावजूद मैं ये जरूर आपको बताना चाहूंगा कि हमें लगता है कि आगे के क्वार्टर्स में और सालों में हम इंडस्ट्री में लीडिंग ग्रोथ देते रहेंगे। हमारा एबिटा मार्जिन का जो गाइडेंस है 12 से 14% का, हमें लगता है वो मेंटेन करते रहेंगे, और इस साल में जब हम वो गाइडेंस रिलीज करेंगे, जब आपके पास जरूर रहेंगे और आपको अपडेट देंगे। ऑलराइट, और अब इंदर जी आपसे समझना चाहेंगे कि डोमेस्टिक डिमांड एनवायरनमेंट किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या यहाँ पे कोई ग्रीन शूट्स या फिर तेजी के कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं? साथ ही मार्केट शेयर ग्रोथ को लेकर कंपनी का क्या आउटलुक है? जो करंट लेवल्स है 27% आपका पूरा मार्केट शेयर है, इससे आगे कोई टारगेट्स हैं जो कि कंपनी एम कर रही है? मार्केट डिमांड तो हमारी लोकल डिमांड बहुत अच्छी है, बट फ्लक्चुएशन नीचे ऊपर होता है, तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है दे आर रिड्यूसिंग स्टॉक लेवल टू एक्सपेक्टेशन के, और घटेगा, वो हमेशा होता है, बट उनकी डिमांड बहुत अच्छी है। RDSS के गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट बहुत जोर में चल रहे हैं, तो डिमांड चारों तरफ अच्छी है। बारिश के दिनों में थोड़े EPC कॉन्ट्रैक्टर कम मान लेते हैं, जैसे ही बारिश पूरी होगी अगस्त सितंबर में, उसके बाद उनकी डिमांड काफी बढ़ेगी। ऑर्डर्स तो कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत है, एंड वी आल्सो गॉट ह्यूज ऑर्डर्स, तो लोकल डिमांड की कमी नहीं है। आई थिंक सो इट विल ग्रो। ठीक है, लोकल डिमांड की कमी नहीं है, आने वाले समय में ग्रोथ की उम्मीद है। पर आखिरी में गंधर्व जी आपसे समझना चाहेंगे कि आपके एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन स्पेंड्स में थोड़ी सी गिरावट इस बार ज़रूर देखने को मिली, पर आगे के लिए क्या कुछ आउटलुक है पूरे वित्तीय वर्ष 2025 के लिए? किस तरीके के नंबर्स या परसेंटेज कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं? मतलब पूरे एक्सपेंसेस में कितना एक्सपेंस जो है हम आपके A&P के सेगमेंट से आते हुए देख सकते हैं? हमें लगता है कि B2C बिजनेस और FMEG बिजनेस सपोर्ट करने के लिए हमें हमारे B2C रेवेन्यू का 3 से 5% A&P स्पेंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस साल में भी हम इसी रेंज को मेंटेन करते रहेंगे, और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें लगता है कि आगे के क्वार्टर में हमें FMEG बिजनेस और B2C बिजनेस में बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी और ग्रोथ में इजाफा दिखेगा। इसके अलावा आपको एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, जैसे इंदर भाई ने बताया कि डिमांड एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, गवर्नमेंट कैपेक्स काफी फेवरेबल है, और धीरे धीरे प्राइवेट कैपेक्स में भी कुछ जगह पे ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। तो हमने इस साल डिसाइड किया है कि करीब 1100 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे हम डोमेस्टिक और एज वेल एज इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रोथ को सपोर्ट कर पाएंगे। इस पहले क्वार्टर में करीब 350 करोड़ रुपए का हमने भी ऑलरेडी कैपेक्स कर लिया है, और हम ट्रैक पर हैं हमारे 1100 करोड़ को फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए इस साल। ऑलराइट, इसी के साथ गंधर्व जी और इंदर जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पॉलीकैब की आगे की क्या कुछ ग्रोथ स्ट्रैटेजी है इस पे भी चर्चा करने के लिए, और विस्तार से अपनी आउटलुक पे बताने के लिए कि किस तरीके से आप ग्रोथ होते हुए देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो ये तो